Hi everyone, I'm Neha Chauhan and I'm back with yet another important video that will help you achieve that perfect score in SSC CGL English Means exam. So without wasting much more time of yours, let's start today's video. As you can see on the screen, in this video I will be covering important rules from the chapter noun. The first rule that I'll be discussing is the use of apostrophe s or the possessive case. अपोस्ट्रॉफी एस से डाउट्स क्या एसएससी पूछती है और मोस्ट ऑफ द टाइम इट गोज़ अननोटिस. हमें यही नहीं पता लगता है कि अपोस्ट्रॉफी एस कहाँ आना है कहाँ नहीं आना. जैसे कि मैंने ये वर्ड यूज़ किया हुआ है यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस पोजेसिव केस. पोजेसिव कौन होता है? मेनली लिविंग थिंग्स आर पोजेसिव. Okay, human beings are possessive, dogs are possessive for their owners. Okay, so anything that is living will be followed by apostrophe s. Okay, and anything non living will not take apostrophe s. For example, आप अपने पहले इस एग्जाम्पल को पढ़िए. A chair's arm is broken. सुनने में बिल्कुल ठीक लगता है पर ये गलत है. क्या चेयर एक लिविंग थिंग है? नहीं है. इसीलिए हमारा ये कहना ज़्यादा सही होगा कि द आर्म ऑफ द चेयर, ना कि अ चेयर्स आर्म. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर. और एसएससी यहीं से ही आपको एरर बना के देगी. ओके, नॉन लिविंग चीज़ के साथ अपोस्ट्रॉफी एस लगा देगी. दूसरा, अपोस्ट्रॉफी एस इन चार चीज़ों के साथ यूज़ होता है जहाँ पे या तो हमें टाइम के बारे में पता लगे, या फिर कोई वेट यूनिट वेट वर्ड से फॉलोड हो, या फिर वहाँ पे किसी स्पेस की बात की जा रही हो. एंड फोर्थ इज़ कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ होता है. मैंने सिर्फ एक ब्रीफ दिया है, समझ नहीं आएगा, डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट दिस वन बाय वन. मैंने क्या बोला? अपोस्ट्रॉफी एस टाइम के साथ आएगा. जैसे कि आप एग्जाम्पल में पढ़ सकते हैं अ वीक्स लॉकडाउन, अ मोमेंट्स डिले, अ ईयर्स टाइम. जहाँ पे भी कोई भी वर्ड ऐसा यूज़ हुआ है जो आपको टाइम के बारे में बता रहा है, वहाँ पे हम अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करेंगे. सेकेंड पे आ जाइए, वेट यूनिट्स फॉलोड बाय द वर्ड वेट. एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा हुआ है? अ टन्स वेट. हम वेट को किस चीज़ में मेजर कर सकते हैं? टन्स में, और वही उसकी वेट यूनिट होती है. ओके, और उसके आगे वर्ड कौन सा लिखा हुआ? वेट. बस यही रूल है सिंपल सा कि अपोस्ट्रॉफी एस हम वेट यूनिट के साथ लगा देंगे जब उस वेट यूनिट के बाद में वर्ड वेट यूज़ होगा. ओके, वर्ड वेट ऐसे यूज़ होगा. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ कमिंग टू द रूल नंबर सी, दैट इज़ कहीं पे स्पेस के बारे में बात हो रही हो. अ नाइफ्स, एक नाइफ है. अ नाइफ्स एज, एक पूरे नाइफ के एज की बात हो रही है. ओके, तो उसके पूरे स्पेस को दिखाने के लिए वो हो रहा है. और यहाँ एसएससी का मोस्टली अगर आएगा एरर आपको यहीं से ही आ जाएगा, अ नाइफ्स एज. इसीलिए मैंने यही एग्जांपल लिया हुआ है. अ नीडल, एक नीडल है और उसके पॉइंट की बात की गई है. ओके, अ नीडल्स पॉइंट. नाउ फोर्थ, वेयर अपोस्ट्रॉफी एस इज़ यूज, इट इज़ यूज विद नेचुरल ऑब्जेक्ट्स. नेचुरल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो कि नेचर में प्रेजेंट हैं, जैसे कि आपकी अर्थ, मून, स्टार्स, सन. ये सब अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ इनके साथ भी हम यूज़ करेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर, सन्स रेज. हम ऐसे ही पढ़ते हैं. कभी भी नेक्स्ट टाइम जब भी आप जीएस के लिए पढ़ रहे होंगे, कुछ भी होगा, तो ये रूल्स वहाँ पे साथ साथ ध्यान दीजिएगा कि आपकी टेक्स्ट बुक्स में अर्थ एटमॉस्फेयर लिखा होता है, सन्स रेज लिखा होता है. तो वहाँ पे देखिए, अपने ये रूल को याद करने की कोशिश कीजिएगा और आपको ये रूल दिमाग में बैठ जाएगा. ओके, कोई डिफ़िकल्ट या कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ आया. अगर कुछ स्टिल नहीं समझ आया है, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. ओके, नाउ मूविंग अहेड. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल. ओके, व्हेन इट कम्स टू द यूज़ ऑफ अपोस्ट्रॉफी एस. पहला सेंटेंस पढ़िए. शाम्स ब्रदर्स लाइफ इज़ गुड. शाम्स ब्रदर्स लाइफ इज़ गुड. मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी लिविंग चीज़ें होती हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं. ओके, तो इस सेंटेंस में आपको कौन कौन लोग हैं जो लिविंग लग रहे हैं? शाम और उसका ब्रदर. क्या लाइफ को हम लिविंग उसमें मानते हैं? नहीं मानते ना. तो इस सेंटेंस में हम दो दो जगह अपोस्ट्रॉफी एस क्यों यूज़ करें? बहुत अटपटा सा, देखने में बहुत अटपटा लग रहा है, राइट? तो हम क्या करेंगे? शाम्स, इसको करेक्ट कैसे करेंगे? द लाइफ ऑफ शाम्स ब्रदर इज़ गुड. ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा. रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है जब भी किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स दिए हुए हों तो हम उन दोनों के ऊपर अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करते हैं.
ओके। बी एग्जाम्पल पे आइए, राम्स वाइफ्स करियर इज एट इट्स पीक। हम यहाँ पे क्या एड्रेस करना चाहते हैं, राम की वाइफ का करियर, राइट। अब राम भी लिविंग है, वाइफ भी लिविंग है, क्या करियर लिविंग है? नहीं, राइट। तो हम अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ यूज़ करेंगे? पॉज करना वीडियो को, खुद सोचना और आंसर करना। आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर हियर इज द करियर ऑफ राम्स वाइफ इज एट इट्स पीक। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन टू सी, मूविंग ऑन टू सी ऑप्शन, राम्स एंड सीता's डॉटर। यहाँ पे क्या गड़बड़ लग रही है? राम्स एंड सीता's डॉटर, यहाँ पे ये गड़बड़ है कि हम राम के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करेंगे और सीता के साथ यूज़ करेंगे। वाई? बिकॉज राम एंड सीता आर हस्बैंड वाइफ। उनकी जो बेटी है, उनकी बेटी की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, राम एंड सीता को एक साथ यूज़ करेंगे। और सीता, क्योंकि सीता के बारे में बाद में नाम लिखा है, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस करेंगे। ओके। आप इसमें कोई और एग्जाम्पल भी सोच सकते हैं। ओके। जब भी, इस रूल से मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि जब भी दो सब्जेक्ट्स का आपस में बहुत एक रिलेशन हो और उनके एक कॉमन रिलेशन के किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में बात करी हो, तो हम जो दो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो दो सब्जेक्ट्स में से लास्ट वाले सब्जेक्ट के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। ओके। हम ये नहीं कहते कि राम की और सीता की बेटी, ऐसा कह सकते हैं जब राम और सीता दोनों अलग अलग लोग हों। ओके। पर यहाँ पे हम कलेक्टिवली बता रहे हैं कि राम और सीता की बेटी। ओके। जैसे कि जो मैंने बताया अभी, आप रूल नंबर डी ऑप्शन पे जाइए, राम्स एंड लक्ष्मण्स डॉटर्स। अब राम और लक्ष्मण भाई हो सकते हैं, पर जब हम उनके बच्चों की बात करें, वो दो अलग अलग लोग हैं। ओके। राम के आई होप दिस इज़ क्लियर, and if it's still not clear, please do write in the comment section below. And if you don't understand a rule, I would suggest you that go on the Google, find that particular rule, okay, and try to find the examples of it and try to solve those examples without looking for the solution of it. Okay, that will help you understand the applicability of that rule. Okay. uh, I can't explain you, I'm sorry, I can't explain you everything here because the video gets too long, और इतना टाइम नहीं होता है, and most of you don't even watch the complete video. Okay, so I try to keep my videos as short as possible and at the same time covering all the important points. Okay, now moving ahead to rule number 4, एनीबडी एवरी। हम अपोस्ट्रोफी एस के यूज़ की बात कर रहे हैं, तो याद रखना अब वर्ड्स की बारी आ गई है, एनीबडी, एवरीबडी, एनीबडी एंड समबडी। जब भी ये वर्ड्स दिए होते हैं ना, और इनके बाद में एल्स का यूज़ हो जाता है, तो उस एल्स के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस आता है। अदरवाइज इनके साथ भी यूज़ हो जाता है, एनीबडीज़, एवरीबडीज़, एनीवन्स। ओके, तो वहाँ पे भी आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हो, पर जब एल्स यूज़ आ जाता है तो एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है। जैसे कि इस एग्जाम्पल को पढ़िए, आई लाइक योर एटीट्यूड एंड नॉट एनी वन एल्स इज प्रेजेंट इन द रूम। आई जस्ट सेड दैट। ओके, इसके साथ एल्स आ गया और यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। अब एसएससी क्या एरर बना के देगा, एसएससी या तो एनी वंस के साथ यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा देगा, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि एनी वन के बाद भी अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है, पर दे फॉरगेट कि अगर इसके आगे एल्स आ जाता है तो अपोस्ट्रोफी एस एल्स के साथ शिफ्ट हो जाता है। ओके, पहला। दूसरा एसएससी एरर कैसे देता है, दूसरा एसएससी एरर देता है कि एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस की फॉर्म में नहीं देता, इसको एल्सिस बना देता है, इसको प्लूरल फॉर्म में बना के लिख देता है, तो वो उस चीज़ पे भी ध्यान देना। नाउ, जैसे कि मैंने आपको कहा था, अगर एल्स ना हो तो ये जो वर्ड्स होते हैं, दीज आर फॉलोड बाय द पोजेसिव, द अपोस्ट्रोफी एस, जैसे कि एवरी वंस लाइफ इज डिफरेंट। ओके, सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ मूविंग अहेड, अ नाउन ऑफ नाउन, ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पढ़िएगा जो मैंने लिखा है। जब भी इस फॉर्मेट का कोई भी आपको सेंटेंस दिखे जिसमें कि एक आर्टिकल अ यूज़ हुआ हो और एक नाउन यूज़ हुई हो, फिर बीच में ऑफ हो और फिर दूसरी नाउन यूज़ हुई हो, तो जो सेकंड नाउन होगी उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे। समझ आया? नहीं समझ आया? फॉरगेट इट। लुक एट द एग्जांपल, अ बुक ऑफ राधा इज़ विद मी। सुनने में सही लग रहा है, आंसर मत देखना, मैंने उसको करेक्ट करके नीचे एरो में लिखा हुआ है, पर अपने आप को आंखें बंद करना और देखना क्या लिखा हुआ है। अ बुक ऑफ राधा इज़ विद मी। अगर हम बोलेंगे, हमें लगे यार ठीक तो है, पर नहीं, एक ग्रामर रूल है ये, इसे याद दिमाग में बिठा लो कि जब भी सेंटेंस में अ प्लस एक नाउन और ऑफ और एक नाउन दिया हुआ हो,
तो उन दो नाउन, तो जो सेकेंड नाउन होगी उसके साथ हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ बुक ऑफ राधाज इज़ विद मी, कहना सही होगा. ओके, आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपको ये ग्रामर रूल सच में सीखने हैं तो प्लीज़ इनको यूज़ करना शुरू कर दो. ओके, अपने घर में कुछ भी किसी से कोई बात कर रहे हो, अपना एक एक ग्रामर रूल कोशिश करो किसी चीज़ में आप अप्लाई करके उसे याद रख सको. इट विल बिकम वेरी वेरी ईजी फॉर यू. ओके, आप सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा. इट्स द सेम थिंग. मैं आपको करेक्शन बता देती हूँ. इसमें करेक्शन क्या आएगा? अ फ्रेंड ऑफ श्याम्स. ओके, कैसे आए, क्यों आएगा? अ प्लस कॉमन नाउन प्लस ऑफ एंड प्लस प्रॉपर नाउन. तो यहाँ पे जो सेकेंड नाउन आ जाएगी उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी आ जाएगा. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. आई एम मूविंग ऑन टू द अनदर रूल. ओके, अब अपोस्ट्रोफी एस कंपाउंड नाउन्स के साथ कैसे यूज़ होते हैं? अपोस्ट्रोफी एस कंपाउंड नाउन्स क्या होती हैं? पहली बात हम उसके बारे में बात करते हैं. जो भी ये बड़े बड़े से वर्ड्स होते हैं ना, द कमांडर इन चीफ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जो भी ये बड़े बड़े हाइफनेटेड एक प्रॉपर नाउन हो, कंपाउंड नाउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे वर्ड से मिलके बनी होती है. ओके, तो इनके साथ एसएससी क्या करता है? अपोस्ट्रोफी एस के साथ यहाँ से एरर कैसे देता है? जैसे कि ये फेवरेट है, जो फेवरेट हैं एसएससी की, मैंने उसी को हुई इस अपने इन नोट्स में लिखा हुआ है. जैसे कि सन इन लॉ का अगर कोई भी सेंटेंस में यूज़ करके वो बताना चाहता है तो वो क्या करता है? सन्स के साथ यहाँ पे क्या करता है? सन ऐसे दे देता है आपको, सन इन लॉ. ओके, यहाँ पे आप लॉ को पूरा कर लेना. तो ये जब भी आपको ऐसा दिखेगा ना तो सोच लेना भाई साहब गलत है, ये ऐसे होएगा ही नहीं. क्योंकि सन इन लॉ अपने आप में एक पूरा नाउन है. मैं उसके बीच में ऐसे जाके सन को, क्योंकि मुझे सन लिविंग लग रहा है तो उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा दूंगा, नहीं. सन इन लॉ अपने आप में एक पूरी नाउन है और उस पूरी नाउन के बाद आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है. ओके, तो करेक्ट यूज़ क्या होगा इसमें? करेक्ट यूज़ क्या होगा? सन इन लॉज कार. ठीक है, समझ गए आप? सन इन लॉज कार, लॉ के बाद में आएगा आपका अपोस्ट्रोफी एस. सेम गोज फॉर चीफ मिनिस्टर, इधर भी हाइफन होता है. डॉटर इन लॉ, अब डॉटर इन लॉ के बाद कहाँ पे आएगा? डॉटर इन लॉ पूरा एक नाउन है, तो डॉटर इन लॉ, लॉ के बाद में अपोस्ट्रोफी एस आएगा. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसको बस यहीं से यही आता है. इसका वो प्लूरल बना के दे देता है आपको. नाउ कमिंग टू रूल नंबर दिस. अभी ना कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने जो आपने शायद से पढ़े भी होंगे क्योंकि आप टियर 2 दे रहे हैं, पर ये नहीं समझ आता होगा कि ये कैसे वर्ड्स हैं. ये जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, पोइट्री, सीनरी, स्टोन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, ज्वेलरी, ऐसे 10,000 वर्ड्स हो रहे हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एसएससी इन्हीं वर्ड्स में से यूज़ करके हमेशा आपको एरर देता है. ओके, अब ये वर्ड्स क्या होते हैं? ये अनकाउंटेबल होते हैं. ओके, और इनकी कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाई जाती. जैसे कि आप लगेजेस नहीं कहते, एसएससी आपको कहाँ पे एरर देगा? एसएससी आपको देगा लगेजेस, बैगेजेस, फर्नीचर्स, पोइट्रीज़ बना के दे देगा, सीनरीज दे देगा, स्टोन्स. ओके, हमको ऐसा लगता है बहुत सारे स्टोन हो गए तो स्टोन्स, नो. इक्विपमेंट्स, ये एक ऐसा बहुत सारा, मैंने जो लोग स्पेशली जिम जाते हैं वो लोग इसको इतना गलत यूज़ करते हैं. बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं जिम में, इक्विपमेंट्स का कुछ नहीं होता. इक्विपमेंट इज़ यूज इन बोथ द फॉर्म, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म एज इट इज़, एज इन उसके साथ हम एस का यूज़ नहीं करते हैं. द सेम गोज़ फॉर इंफॉर्मेशन. ओके, द सेम गोज फॉर ब्रेड्स नहीं होता है, अ लॉफ ऑफ ब्रेड होता है. ओके, वी एड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ दीज वर्ड्स, इनको सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए. सेम गोज फॉर ज्वेलरी. डोंट से माई मॉम हैज़ सो मैनी ज्वेलरीज. ओके, वो गलत होता था. ज्वेलरी इज़ ज्वेलरी. ओके, सो एसएससी का आपको, मुझे आई होप समझ आ गया होगा कि एसएससी इनमें से लगेजेस करके दे देगा, बैगेजेस करके दे देगा, पर आपको ध्यान रखना है इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी. Okay, I hope you have understood this. Now moving on to the second part of this rule. Coming to the second part of this rule is news, measles, mumps, mathematics, economics, billiards. आपको ये वर्ड्स सुनने में प्लूरल लग रहे होंगे, बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर वर्ड्स. और एसएससी इन्हीं के साथ खेलता है. क्या करेगा कि जैसे मीजल्स एंड मम्प्स
फेवरेट एग्जाम्पल, अगर आपने मेरी आर्टिकल्स की वीडियो देखी होगी, उसमें एक और मैंने रूल बताया था, मीज़ल्स और मम्स जो कि डिजीज़ होती हैं उनके साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। एक तो एरर वहाँ से आता है मीज़ल्स और मम्स के साथ। दूसरा, हमें क्या लगता है मम्स एक प्लूरल कोई चीज़ होगी, पर हाँ ऐसे से क्या देगा, मम्स मम्प इज़ अ पेनफुल डिजीज़, ओके, ऐसे लिख के दे देगा, आपको लगेगा सेंटेंस ठीक है। तो पर आपको याद रखना है मम्स होता है हमेशा, हम उसको सिंगुलर फॉर्म में, कुछ सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, ओके, उसको हमेशा मम्स से लिखते हैं। एंड मम्स इज़ अ पेनफुल डिजीज़, ये भी याद रखना। कभी कभी ऐसे क्या करता है, मम्स आर पेनफुल ऐसे भी लिख के दे देता है। तो आपको याद रखना है कि इनके साथ हमेशा, इन वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, यानी कि इज़ एम, ओके, इज़ यूज़ होगी और हैज़ यूज़ होगी, ओके। तो याद रखना, सुनने में हमें प्लूरल लगते हैं पर एक्चुअल में है सिंगुलर। और एक और चीज़ मैं बताना, देख लीजिएगा अगर मैंने बताया होगा, ये वर्ड्स जो हैं ये आपको दिखने में ऐसे लग रहे होंगे कि सिंगुलर प्लूरल कैसे होगा, पर याद रखना इनके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी और इनके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, ओके। नाउ कमिंग टू रूल नंबर कि कलेक्टिव नाउन। अब एसएससी यहाँ से एक एग्जाम्पल पूछता है, एक बहुत घिसा पिटा सा एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल से पूछ रही हूँ, मुझे बताना उन दोनों में से ठीक कौन सा है। द कमिटी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन। द फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लेना कहीं पे प्लीज़, एंड दूसरा एग्जाम्पल है द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। क्या दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, आप मुझे ये बताना है। जिनको रूल नहीं पता है उनके लिए मैं उनको समझाने के लिए बोल रही हूँ। पॉज करना, सोचना कि क्या है। मैं टाइम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अदरवाइज यू विल नॉट वॉच इट। तो मैं आपको सही रूल बता देती हूँ कि दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं। कैसे? कि जब भी ये जो वर्ड्स आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन, पहले हम किसको बोलते हैं, जैसे कि टीम, च्यूरी, पीपल, फैमिली, कमिटी, ये सारे क्या होते हैं, दीज आर अ ग्रुप ऑफ पीपल who are there for certain things, okay, so team is made up of again team members, jury is made up of a number of judges, people from different class and like together we call them, okay, and family again different family members make one family, committee again the same thing, okay। तो इनके साथ आपको कैसे वर्ब का कैसे यूज़ करना है उस चीज़ पे एसएससी एरर पूछता है। जैसे कि मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था, कमिटी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन। अब यहाँ पे द कमिटी मैं लिख देती हूँ, द कमिटी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन एंड द कमिटी आर divided in their opinion। तो ये दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं। पहले सेंटेंस में द कमिटी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन यूनैनिमसली, मतलब कमिटी में जितने भी लोग थे सब एक दूसरे से अग्री कर रहे थे जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है कलेक्टिवली, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किया, जैसे कि द कमिटी हैज़ सिंगुलर वर्ब गिवन इट्स plural pronoun it's decision, okay। Now coming to the second, the committee or the team are divided in their opinion, the team are divided in their opinion। अब मैंने क्या कहा, टीम में 10 लोग हैं और सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, ओके, तो इसलिए हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ा। तो यही से ही सिर्फ एसएससी एरर पूछेगा आपको। तो याद रखना, कलेक्टिव नाउन अगर सबका एक यूनैनिमस डिसीजन आपको समझ आ रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन। पर अगर वो उस कलेक्टिव नाउन के अंदर हर मेंबर की अपनी अपनी कुछ अलग अलग ओपिनियन है और वो सेंटेंस है, हमें वो समझ आ रहा है कि सब अपना अलग अलग कुछ सोच रहे हैं, तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल pronoun यूज़ करेंगे, ओके। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट रूल। कभी भी यहाँ से एरर आता है और ये वाला एरर जो है मैं इस पर स्टार मार्क कर रही हूँ इस वीडियो में भी, ये जो एरर है ये अननोटिस चला जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल पढ़ना है, ये मत पढ़ो जो मैंने लिखा हुआ है, जस्ट रीड दिस, विमेन आफ्टर विमेन। क्या हुआ इसमें, क्या समझ आया, कुछ अटपटा सा लग रहा है? नहीं, विमेन आफ्टर विमेन वर कॉल्ड फॉर स्कॉलरशिप, हम ऐसे बोल सकते हैं, ओके। और स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स वर कॉल्ड फॉर स्कॉलरशिप।
क्या इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आपको इसमें करना है, ये एक रूल है, इसको दिमाग में बिठा लो। जब भी दो दो नाउन होंगी और उनके बीच में कोई भी प्रेपोजिशन होएगी, आफ्टर, बाय, ओके, ऐसे कोई भी प्रेपोजिशंस होंगी और उनके आगे पीछे सेम नाउन होंगी, ओके, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगी। फॉर एग्जांपल, ये जब हम बोलेंगे ना विमेन आफ्टर विमेन, तो ये विमेन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वुमन आफ्टर वुमन, ओके, सिंगुलर नाउन यूज़ होगी दोनों। ये आपको देखते ही समझ आ जाएगा, क्योंकि दो नाउन एक के बाद एक होगी और उसको प्रेपोजिशन जोड़ रही होगी। अगर आपको प्रेपोजिशन नहीं भी पता क्या होती है तो भी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि दो नाउन सेम नाउन के बीच में कोई एक और तीसरा वर्ड होगा इन अ सिंपल लैंग्वेज, ओके। अब एक एग्जांपल पढ़ना, स्टूडेंट्स वर कॉल्ड रोज़ बाय रोज़। अब इसमें क्या गड़बड़ है मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। इसमें क्या गड़बड़ है, मैंने क्या रूल बताया था, स्टूडेंट्स वर कॉल्ड रोज़ बाय रोज़। वुमेन में तो आपको इजी हो गया नाउन का पता करना, क्योंकि ठीक है वुमेन आपको कॉमन नाउन पता लगी। इसमें क्या गड़बड़ है, सेम गड़बड़ है, ओके, तो रो बाय रो आएगा, ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर। कहीं पे भी दो वर्ड दिखेंगे ना और उसके बीच में कनेक्टिंग प्रेपोजिशन दिखेगी तो समझ लेना आगे पीछे वाले सिंगुलर आएंगे। तो इसका करेक्ट यूजेज क्या होगा, इसका करेक्ट यूजेज होगा रो बाय रो, ओके। सिंगुलर preposition singular, singular noun preposition singular noun, singular noun preposition singular noun, ओके। सिंगुलर नाउन इधर, सिंगुलर नाउन इधर, उनको जोड़ती हुई preposition, उसके बेसिस पे ही आपको ये एरर आएगा ऐसे। नाउ कमिंग टू द सेकेंड लास्ट रूल ऑफ दिस वीडियो इज़, मैंने सिर्फ लिखा हुआ है 5 रुपीज़ एंड 5 रुपी नोट। एक रूल होता है कि अगर कभी भी कोई हाइफनेटेड नाउन होती है वो कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लेती है। जैसे कि इसमें हाइफनेटेड का मतलब आप समझ गए, जो छोटा सा जो डैश मैंने डाला हुआ है, मैंने लिखा हुआ है 5 रुपीज़ 5 रुपी नोट, तो ऐसे इसमें क्या लगा देगा, एस लगा देगा आपको। और यहीं पे ही एरर आपको डिटेक्ट करना है कि जब भी कोई नाउन हाइफनेटेड फॉर्म में होती है वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में उसको हम नहीं लिखते। जैसे कि कहने का मतलब है कि हम ये नहीं कह सकते कि 3 स्टार्स होटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, 3 स्टार होटल्स, ओके। हम 3 स्टार बोलते हैं, 3 हाइफन होता है उसके बीच में, स्टार होटल्स, ओके। हम होटल्स बोलते हैं, ना कि हम ये बोलते हैं 3 स्टार्स होटल्स, 3 स्टार्स नहीं बोलते हैं, 3 स्टार बोलते हैं। तो यही रूल है कि जब भी हाइफनेटेड नाउन होती है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती है। पर क्या 5 रुपीज़ कहना सही होगा? वीडियो को पॉज करना और इसका आंसर आप मुझे देना। 5 रुपीज़ हम कब यूज़ करते हैं और 5 रुपी नोट कब यूज़ करते हैं, तभी मुझे समझ आएगा कि आप लोगों ने वीडियो देखी है और ये रूल आप लोगों को समझ आया है, ओके। ये लास्ट रूल है। आई थिंक अगर आपने मेरी फर्स्ट 2 वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट्स पढ़ाया है, तो वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बताया कि कभी भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ आएगा तो उसके साथ क्या होता है, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। किसी एक मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे कमेंट सेक्शन में लिखा भी था कि उसको ये रूल बहुत अच्छे से समझ आ गया। सो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू यू। एंड अगर आप लोगों को भी ये रूल बहुत अच्छे से समझना है, यू कैन वॉच माई फर्स्ट वीडियो, हाउ एवर आई विल स्टिल एक्सप्लेन इट फॉर यू हियर। जब भी ये 4 वर्ड्स उसमें वन ऑफ मिसिंग है, जब भी ये वर्ड्स आ जाते हैं ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, तो हमेशा याद रखना इनके साथ प्लूरल वर्ब सिंगुलर नाउन, प्लूरल वर्ब सिंगुलर नाउन, ओके। प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ओके। पहले वाला भूल जाना और ये वाला याद रखना है, यहाँ पे प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल, one of my friends is coming, one of my friends जो हो गया वो प्लूरल नाउन हो गया। एंड इज़ कहना सही होगा क्योंकि हम अपने बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त की बात कर रहे हैं, इज़ कमिंग। तो यही रूल है, जब भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ यूज़ हो तो उनके हमेशा फॉलो होता है प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ओके। एंड दिस इज़ इट। ये ही इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको नाउन के चैप्टर में से आपको पता होने चाहिए।
अगर इनमें से आपको कोई भी डाउट है, प्लीज़ डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इन द कमिंग डेज आई एम प्लानिंग टू फिनिश द ग्रामर पोर्शन like within 2 to 3 days, and I hope that would be sufficient for you to score that perfect marks. बस जो पढ़ाया है वो रूल्स अच्छे से कर लेना. उसके बाद मैंने आपको बताया ही है नीतू सिंह वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में से आपको क्या क्या पढ़ना है. एक्सरसाइजेस, किसी ने मुझसे पूछा था मैम एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करना है क्या? येस, एक्सरसाइजेस सॉल्व करना है. आप अगर सिर्फ रूल पढ़ते जाओगे और उनकी एप्लीकेबिलिटी नहीं सॉल्व करना सीखोगे तो रूल पढ़ने का फ़ायदा नहीं. ओके, एक रूल पढ़ो, उसके ऊपर 2-3 एक्सरसाइज सॉल्व, 2-3 सेंटेंसेस सॉल्व कर लो बस, एंड वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा. ओके, आई होप यू लाइक दिस टुडेज सेशन ऑल्सो. इफ देर इज़ एनी थिंग और एनी doubt that you guys have, please do let me know by commenting in the comment section below. Okay, thank you so much. I'll see you again in